मेरी वॉइस क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में कमेंट कर दें। आज हमने रीमाटोलॉजी अपनी कंप्लीट करनी है। हम लोग 85 एमसीक्यू कर चुके थे और अब हम लोग 86 से स्टार्ट करेंगे। एप्ला के हमने किए थे। एप्ला की समझ आ गई थी सबको? मेरा ख्याल है एप्ला हमने प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट और जिस तरह किया था वो समझ आ गई होगी सबको। आगे चलते हैं अपने 86 एमसीक्यू की तरफ। Which one of the following is the most common manifestation of systemic sclerosis other than the skin involvement? हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में सबसे कॉमन जो है, वैसे तो स्किन मैनिफेस्टेशन होती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस आगे से दो टाइप्स का होता है, डिफ्यूज और क्यूटेनियस। और जिसकी मॉर्फिया टाइप होती है उसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिनन स्किन इन्वॉल्वमेंट के बाद होता है। क्रस्ट सिंड्रोम जिससे हम लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड होता है। मैंने आपको बताया था मेरे पेसिस के स्टेशन में, ब्रीफ क्लिनिकल स्टेशन में ये पेशेंट था। उसको उन्होंने जान के मास्क पहनाया हुआ था ताकि फिश माउथ से पता ना चलता है कि ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है। और रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की हिस्ट्री थी। आप जब करोगे लॉन्ग केस शॉर्ट केस तो रेनॉल्ड्स की भी डिटीज आपने तैयार करनी होती है। तो रेनॉल्ड्स के कॉजेज में एक आपके पास जो है ना वाइब्रेशनल टूल्स का यूज भी होता है। तो उन्होंने हिस्ट्री में डिस्पेक्टर डाला हुआ था वाइब्रेशनल टूल, वो जो था ना वो गार्डनर था पेशेंट। 87 MCQ है, which one of the following antibodies are associated with the development of pulmonary arterial hypertension in patients with systemic sclerosis? मैंने आपको कहा था एंटीबॉडीज पूछते हैं। उन्होंने मुझसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की पूछी थी। तो हमारे पास वैसे तो आपके पास इसमें एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के साथ पूछी थी। मुझे याद पड़ता है किडनी के साथ उन्होंने मुझसे पूछी थी, जिसमें U1RNP इस तरह एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। एक सेकेंड, ये मैंने पेज मिस कर दिया थोड़ा। सॉरी, बीच वाले एमसीक्यूज मिस कर दिए मैंने, बीच में पेज आगे हो गया था। एक सेकेंड, नहीं वो एक पेज मेरा सॉरी मिस हो गया। बीच में 88 एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं वापस। हाँ, patient with a history of systemic sclerosis due to prematurely 5 to 8 times to the die premature systemic sclerosis history of systemic sclerosis prematurely die 5 to 8 times to the general population। अब systemic sclerosis में most common of cause of death क्या बनता है? respiratory failure। systemic sclerosis में जो respiratory failure होगा कौन सा होगा? restrictive होगा। उसमें केसीओ को क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा। हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में एक तो स्किन टाइटनिंग हो जाती है और दूसरा ये होता है कि इसमें आपके पास इंटरस्टिशियल डीपीएलडी डेवलप होता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ अपर लोब होगा, लोअर लोब होगा? लोअर लोब होगा। लोअर लोब होगा। लोअर में हमने पढ़ा था ना। 89 एमसीक्यू हमारे पास है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद हेडेक, ब्लर्ड विजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। She was started on oral prednisolone for arthritis 1 week back. Blood pressure उसका 210 110। लास्ट पे उसकी increased urea creatinine. What is the best management? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की है, इवन कि आपके पास क्रेटिनिन भी डिरेंज होगी ना, तो यहाँ पे आपने जो है ना, इसमें आपने जो है ना वो कैप्टोप्रिल देनी होगी। केसीओ नहीं, आपके पास रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा FE1 to FEC रेशो। केसीओ इसमें जो है ना ये फाइब्रोसिस वाला ही पैटर्न होगा। केसीओ नॉर्मल भी हो सकती है और डिक्रीज या इंक्रीज में कुछ भी हो सकता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है इसका। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है उसमें बढ़ जाती है। अगर ये स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा थोरेसिक वाला में काउंट होगा। तो केसीओ का इसमें देख लेना कि क्या होता है, असर पड़ता है इसमें। 90 MCQ हमारे पास है। Which one of the following is not a characteristic feature of mixed connective tissue disorder? एंटीसेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज आपके पास मिक्स का फीचर नहीं होती। एंटीसेंट्रोमेयर किसके साथ होती है? लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। और डिफ्यूज के साथ कौन सी होती है? anti-U3RMP। वो हमारे पास तो anti-U3RNP मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। डिफ्यूज के साथ कौन सी होती है? स्क्लेरोडर्मल 70 ना। टोपो आइसोमरेज। TSCL70। ये हमारे पास मिक्स कनेक्टिव टिश्यू के साथ U3RNP है। आपके पास SCL70। स्क्लेरोडर्मल एंटीबॉडीज होती है डिफ्यूज के साथ। Anti-SCL70। हाँ जी। 91 MCQ है। इस टेबल एंटीबॉडीज के टेबल को ना मगरिबी से भी याद कर लेना, इकट्ठी लिखी होती है सारी एंटीबॉडीज।
91 MCQ है 38 years old female with a history of difficulties swallowing for 3 months। इवन कि उन्होंने कि ना ANA के भी लिखे होते हैं, स्पेकल्ड पैटर्न है या फिर आपके पास कौन सा सेंट्रल पैटर्न है। तो जब मैंने तैयारी की थी तब तो मैंने याद किया था, अभी मुझे भूला हुआ है, लेकिन वो भी लिखा हुआ है मगरिबी में ANA के पैटर्न जो है डिफरेंट डिजीज में। अच्छा, अब 38 years patient with the difficulty of swallowing for 3 months। She told she unable to rise from sitting, proximal myopathy है। Examination पे 4/5 power in the fifth flexus and extensors and deltoid। Proximal का पता चल गया, टेंडरनेस भी है proximal muscles में। She is not taking, अब देखो टेंडरनेस का जब भी पॉइंट आएगा ना तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेटरी है ये। इन्फ्लेमेटरी हमारे पास proximal myopathy दो टाइप की होती है, पोलियोमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं स्किन की बेस पे। स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस होगी, अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये पोलीमायोसाइटिस होगी। इसी बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। 92 MCQ है, which one of the following is the best test to confirm the diagnosis of polymyositis? मसल बायोप्सी। हमारे पास जब न्यूरो का हम स्कीम बनाते थे ना, इंशाल्लाह आप लोग भी बनाओगे लॉन्ग शॉर्ट की, तो एक आपके पास प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन होती है और अपर मोटर न्यूरॉन। प्रॉक्सिमल मायोपैथी में ना हम लोग ये सोचते थे कि मायोसाइट पोलीमायोसाइटिस डर्मेटोमायोसाइटिस होगा तो हमने बायोप्सी मार्क मसल पे जरूर देखना है। तो थोड़ा सा ऊपर करके होता है, अक्सर वो मिल जाता है तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है मायोपैथी ही है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। तो ये चीज भी निशानी होती है, मसल बायोप्सी से इसका डायग्नोस्टिक होता है, इसीलिए जरूर हुई होती है मसल बायोप्सी। तो 93 MCQ हमारे पास है, 35 years old female presented with a history of proximal muscles weakness is diagnosed as a case of poliomyositis on muscle biopsy। CPK उसका 24,000। what should be the best initial treatment? आपको पता है इसमें आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं। 94 जब आपके पास स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिवनेस खत्म होती है तो फिर आप एजाथायोप्रिन वगैरह की तरफ डालते हो पेशेंट को। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 94। A 42 years old female presented with complaints of progressive rash on her face, which is getting worse for 3 months. She also told you that she is distressed as she is not able to comb her hair. Proximal myopathy, skin rash। कहीं जाने की जरूरत नहीं, dermatomyositis typical मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 95 है, which one of the following is not a characteristic feature of dermatomyositis? अब इनकी जो है ना बायोप्सी फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, डर्मेटो पोलीमायोसाइटिस और जो इन्फ्यूजन बॉडी मायोसाइटिस है, इनकी आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे पास डर्मेटोमायोसाइटिस है इसमें आपके पास जो है ना वो एंडोमीजियल इन्फिल्ट्रेट्स नहीं होते, जो इसका फीचर नहीं है, ठीक है। इसमें पेरीफेसिकुलर एट्रोफी मिलती है आपको, जो कि इसका टिपिकल फीचर होता है। और जो एंडोमीजियल इन्फिल्ट्रेट्स है ये हमें पोलीमायोसाइटिस में मिलते हैं। 96 MCQ हमारे पास है, a 65 years old female with a history of ischemic heart disease with a 3 month history of shoulder bilateral shoulder aches and pains with stiffness in the morning for 3 hours। अब वो बताना चाह रहे हैं हमें ये MCQ एग्जाम में आया था, ठीक है। बाज लोग समझते थे कि जाइंट सेल आर्थराइटिस हमेशा पोलीमाल्जिया रूमेटिका के साथ होगा, ऐसा नहीं है। जाइंट सेल आर्थराइटिस के साथ पोलीमाल्जिया रूमेटिका की एसोसिएशन है, लेकिन ये नहीं है कि आपको 100% जाइंट सेल आर्थराइटिस ही मिलेगा। अगर आपको कोई क्लॉडिकेशन, कोई आपके पास आई विजन प्रॉब्लम या कोई भी इस तरह टेंडरनेस का नहीं दिया हुआ पॉइंट, तो फिर आप नहीं इसको चूज करोगे जाइंट सेल। तो हमारे उसमें आधे से ज्यादा लोग जो है ना इसमें जाइंट सेल आर्थराइटिस लगा के आए थे। अब इसमें जो है ना ये सार रेज्ड है, रूमेटाइड आर फैक्टर नेगेटिव है, सेम इस तरह का MCQ आया था नॉर्मल CPK। अब हमें पता होना चाहिए पोलीमाल्जिया रूमेटिका में भी मायोपैथी होती है, लेकिन आपके पास ना उसमें वीकनेस नहीं होती, सिर्फ टेंडरनेस मिलती है। इसको पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस से डिफरेंशिएट इस तरह करते हो पोलीमाल्जिया रूमेटिका को, कि इसमें वीकनेस नहीं होती, टेंडरनेस होती है, ठीक है। और CPK नॉर्मल होता है, ये दो डिफरेंसेस होते हैं इसके पोलीमायोसाइटिस के साथ। तो ये पोलीमायोल्जिया रूमेटिका, इसमें अपने लो डोज स्टेरॉइड्स का रोल होता है। 97 MCQ हमारे पास है, और जो जाइंट सेल आर्थराइटिस है, जो आप में से पेसेस है ना कैंडिडेट्स है MRCP2, तो इनका फेवरेट है, ये BCC में आता है। स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डर्मेटोमायोसाइटिस की प्रॉक्सिमल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो हमारे पास स्टेरॉइड इंड्यूस्ड होती है उसमें तो कशिंग वाली पिक्चर होती है, टिपिकल बहुत ज्यादा कशिंग वाली पिक्चर होती है पेशेंट की, मुंह से फेस और बाकी फीचर्स भी आ रहे होंगे स्टेरॉइड इंड्यूस्ड के। डर्मेटोमायोसाइटिस में तो टिपिकल आपका हेलीट्रॉप रैश होता है, या शॉल साइन आता है, या आपके पास गॉटरन्स नोड्यूल्स मिलते हैं, तो वो बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाता है। अच्छा, 97 MCQ 61 years old female with bilateral shoulder hip pain। देखो इन्होंने पेन का बताया हुआ, वीकनेस का नहीं है, ठीक है। और ये सार रेज्ड है, आपने इसमें लो डोज स्टेरॉइड्स प्रेडनिसोलोन 20 मिलीग्राम देनी है।
98 MCQ हमारे पास है a 68 years old male with complaint of headache associated with pain in jaw muscles during eating। अब आपको पता चल गया है jaw muscles में पेन आ रहा है और स्कैल्प पे भी पेन है, तो ये टिपिकल हिस्ट्री हमारे पास जॉइंट सेल आर्थराइटिस है। इसमें आपके पास वेरी रेयर ESR वेस्कुलाइटिस में आपको पता है हंड्रेड्स में चली जाती है। तो इसमें आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं और टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी आप करा देते हो विद इन 2 वीक्स। अर्जेंट अर्जेंट आपके पास स्टेरॉइड्स देने की इंडिकेशन होती है, और आईवी स्टेरॉइड्स देने में की इंडिकेशन आपके पास कोई भी विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं तो आपने फौरी फौरी आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं। अच्छा, इन्होंने पहले हम लोग समझते थे पहले हमारे इसमें जॉ क्लॉटिकेशन के साथ भी होता था, लेकिन अब इन्होंने विजुअल डिस्टर्बेंसेस का बनाया हुआ है कि आईवी स्टेरॉइड देने की इंडिकेशन। अच्छा, इसमें टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी का फौरन इमीडिएट रोल क्यों नहीं है? एक तो इसमें आपके पास ना स्किप लेजेंस होती हैं, आपको बड़ा पीस लेना पड़ता है, 3 सेंटीमीटर का पीस लेना पड़ता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स तो आपने फौरी फौरी देने हैं अगर सस्पिशन है, सस्पेक्टेड केस है, क्योंकि वरना विजुअल लॉस परमानेंट हो जाता है इसमें। और दूसरा ये कि आपके पास इसमें ना टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी में कोई इतना डेफिनेट नहीं है, आप स्किप लेजेंस होती है इसमें, हो सकता है आप उस एरिया के ले लो जिसमें आपके पास वो लेगिन ही ना मिले। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ा पीस लेना पड़ता है 3 सेंटीमीटर का। 99 MCQ हमारे पास है। 21 years old female presented with a low grade fever, weight loss, uncontrolled hypertension for 3 months. She also complains of pain in both the limbs during writing or playing basketball. Absence of the radial pulses, bruise, and over the subclavian arteries. ESR CRP high. What is the diagnosis? ये giant large vessel vasculitis, ये आपके पास ना vasculitis की types होती हैं, large vessel, medium vessel, small vessel। ये short case में बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट है CPSP के एग्जामिनर्स का। वो जब हम लोग कर रहे थे तो टाकायासु आर्थराइटिस का पेशेंट एक पड़ा हुआ था, वो कहते कि आता जरूर है एग्जाम में। इस्लामाबाद सेंटर में इन्होंने कुछ ओपीडी बेस वाले पेशेंट के भी नंबर्स लिए हुए होते हैं और ये बुलाते हैं उनको। तो इसमें आपके पास जो है ना, आप जो है वो टाकायासु आर्थराइटिस में जब एग्जामिनेशन में करते हो तो आपको इसमें मरमर हार्ट में भी मिल रहा होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी साथ हो सकती है, तो एक साइड पे एब्सेंट पल्सेस हो सकती हैं। तो ये टिपिकल टाकायासु वाला पैटर्न होता है। 3 सेंटीमीटर लेगेंस मेरा नहीं, हाँ पता नहीं किस तरह लेते होंगे 3 सेंटीमीटर, लेकिन लेगन का साइज जो होता है वो 3 सेंटीमीटर ही होता है। अब प्रोसीजर नहीं पता किस तरह करते होंगे ये, वॉल की स्क्रैपिंग्स लेते होंगे, पता नहीं किस तरह करते होंगे। अच्छा, 100 MCQ नेट पे देखना चाहिए वैसे। 100 MCQ हमारे पास है। 32 years old male presented with a history of sudden onset of left foot drop. He has a history of difficult to treat asthma। आपके जहन में आना शुरू हो गया क्या हो सकता है? मोनोनेफ्राइटिस मल्टीप्लेक्स अस्थमा। आगे चलते हैं। Currently he is taking steroid, LABA inhaler, Montelukast, fluticasone। Labs were done which shows high eosinophil count। टिपिकल हिस्ट्री आपके पास चर्क स्ट्रॉस की है। चर्क स्ट्रॉस में लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्या रोल है, क्या करती हैं उसके साथ? हाँ जी, वर्सन कर देती है। वर्स कर देती हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसकी कंडीशन वर्स हो रही है। अब हमारे पास जो है 101 MCQ। 36 years old male presented with a history of pain in his oral cavity and in his groin region for 4 weeks। अब देखो पेन आ गया, ओरल में भी है, और अब हमारे पास टिपिकल बेशर्ट्स की तरफ जा रहा होगा, इरिटेट्स की तरफ। आगे चलते हैं। माउथ अल्सर्स ओरल कैविटी में मिल गए हैं। ओरल अल्सर्स में माउथ कैविटी बेशर्ट्स का फीचर होता है, नॉट रीचर्स। और शैलो अल्सर्स इन हिज ग्राइन रीजन ही इज टेकिंग वॉर्फिन। अब डीवीटी का भी पॉइंट बता दिया मैंने आपको, उस दिन भी बताया था MRCP 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये बेशर्ट सिंड्रोम है। पिथार्जी टेस्ट का मुझसे ना SR के इंटरव्यू में पूछा था, ये पिथार्जी टेस्ट इसमें कैसे करते हैं। 102 MCQ हमारे पास है। 54 years old female presented with joint pain and intermittent purpuric rash for 8 months। She also complained of intermittent abdominal pain, malaise, fever, weight loss। एग्जामिनेशन पे उसके जो है ना purpuric rash आ रहा है, and that involving calves and thighs। Labs were done जिसमें creatinine उसकी slightly raised है, ASR raised है। Urinolysis shows proteinuria। CN का PN का, जब दोनों आपके पास CN का PN का पॉजिटिव आ जाए माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटा है। वैगनर्स में कौन सी होती है? CN का। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में दोनों होती हैं। और आपके पास उसमें कौन सी होती है दूसरे वाले में? PN का। स्ट्रॉस रेस्ट्रॉस में PN का। ठीक है। 103 MCQ हमारे पास जो है वो। A 35 years old female presented with complaints of generalized body aches and pain that associated with lethargy, non-refreshing sleep,
and feeling tired all the time 6 months. एग्जामिनेशन पे टेंडर पॉइंट्स हैं, आपके पास 18 में से 11 टेंडर पॉइंट्स मिल जाएं और ऑटो एंटीबॉडी प्रोफाइल नेगेटिव आ जाए, ये फाइब्रोमाइल्जिया की हिस्ट्री होती है। ठीक है, ये जो टेंडर पॉइंट्स का जब नाम लेते हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि हमारे पास ओपीडी में सारे पेशेंट्स आते हैं फाइब्रोमाइल्जिया की होते हैं तकरीबन, बहुत सारे। 104 MCQ, 29 years old female with a history of pain throughout the body with fatigue is diagnosed with fibromyalgia. Blood test is normal. Autoantibody screen came to be negative. Which of the following non-pharmacological treatment will be effective for her? Aerobic exercises आपने इसमें करानी होती हैं। ठीक है, और जो बेलिनियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर का शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। 105 MCQ हमारे पास है कि patient 65 years old patient male with long standing history of diabetes mellitus presented with redness and swelling in right foot for 1 week, but he denies any pain in the right foot. Examination पे swollen erythematous form right foot with loss of sensations up to the ankle. Loss of sensations के साथ ऐसे swollen foot आ जाए, dorsalis pedis absent हो रही है, तो आपके पास typical diabetes की हिस्ट्री है, तो ये 4 फुट जॉइंट डेवलप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा न्यूरोपैथिक जॉइंट के साथ। 4 फुट जॉइंट की और कौन सी कॉजेज होती हैं? पोलियो और जो भी चीजें आपके पास न्यूरोपैथी मैंने कराती है ना, जो भी न्यूरोपैथी कराती हैं आगे से, जो सेंसेशंस लॉस करेंगी, तो वो आपके पास ये करा सकती हैं 4 फुट जॉइंट, ये बात याद रखनी है। पोलियो, लेप्रोसी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शूज, 4 फुट पैरी न्यूरोपैथी जो करा रही है। 106 MCQ, 45 years old male presented with complaints of frequent abdominal pain associated with 2 episodes of bleeding per rectum. Colonoscopy was done with which did not localize the bleeding source. CT angiography was done which shows pseudoaneurysm. जब भी आपके पास pseudoaneurysm मिल जाए और साथ में कोई lungs की involvement ना हो, इसमें polyarteritis nodosa का criteria अप्लाई करना है फॉरी। इसलिए को आगे से टेस्टिकुलर पेन का भी बताया हुआ है, तो इसका क्राइटेरिया होता है ACR क्राइटेरिया, जिसमें आपके पास जो है ना एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। ये आपको पॉइंट्स आने चाहिए। वेट लॉस हो गया, टेस्टिकुलर पेन हो गया, लिबिडो रेटिकुलरिस, माइल्जिया, मोनोन्यूरोपैथी या पोलीन्यूरोपैथी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन, याद रखना है इसमें आपके पास लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास पोलीआर्थराइटिस नोडोसा की हिस्ट्री होती है और इसमें आपके पास सूडो एनेरिज्म बने हुए होते हैं। 107 MCQ हमारे पास है 36 years old patient with a hematuria associated with joint pain for 2 weeks. Labs were done which shows high urea and creatinine urinolysis, RBC is positive, proteinuria positive, long standing history of sinusitis. अब आपको पता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया तो वैगनर्स, अगर खाली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और साथ किडनी इन्वॉल्वमेंट तो फिर क्या होता है? गुड पास्चर्स। 108 MCQ हमारे पास है which of the following autoantibodies is associated with Wegener's granulomatosis. अच्छा, मैंने इसको ऐसे याद किया बता कि CN का में अल्फाबेट 3 नंबर पे है C, तो PR3N का, CN का इज बेसिकली PR3N का। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 109, which of the following is the treatment of choice for the management of Wegener's granulomatosis. अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आपने इम्यूनोसुप्रेसेंट प्लस स्टेरॉइड्स देने होते हैं। ठीक है, अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड से इफेक्ट नहीं आया तो फिर रिटॉक्सिमैब। साइक्लोफॉस्फेमाइड के क्या साइड इफेक्ट होता है? हाँ जी, हेमोरेजिक हेमरेजिक स्टेटस, स्टेटस, तो फिर आप उसके लिए क्या देते हो ड्रग? मेसना, मेंसा मेंसा मिसना क्या है? मिसना करके देते हो आप इसमें। ठीक है, अच्छा 110 MCQ हमारे पास है a 14 years old boy with a history of fever, feeling unwell for 1 week. On examination, the patient has bilateral conjunctivitis, cervical lymphadenopathy, erythema, and deformation of hands and feet. His lips appear red and dry with strawberry colored tongue. हमारे पास ये कवासाकी डिजीज है। कवासाकी डिजीज में आपने एस्पिरिन प्लस IV इम्यूनोग्लोबुलिन, कहते हैं बच्चों में 16 ईयर से बिफोर एस्पिरिन नहीं देते, रे सिंड्रोम होने का चांस होता है। सिर्फ कवासाकी एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको एस्पिरिन ऐड करके बच्चों को देना ही पड़ता है। अब कवासाकी और इसके डिफरेंस में आपके पास कौन सा, इसकी डिजीज में स्कारलेट फीवर आता है, स्कारलेट फीवर। ठीक है, इसका जो डिफरेंस का टेबल बना हुआ है ना, कवासाकी और स्कारलेट फीवर में क्या डिफरेंस होगा, एक आप संजय शर्मा की PDF में खोलोगे अपने पास और इसको लिखोगे कवासाकी या स्कारलेट, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है डिफरेंस, एज का डिफरेंस, ट्रीटमेंट का डिफरेंस, थोड़े से साइंस का डिफरेंस। तो ये दो MCQ आपके पास डिफरेंट तरीके से आते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना होता है।
ठीक है, ये एमसीक्यू आपने हर हाल में संजय शर्मा से जरूर देखना। 111 एमसीक्यू हमारे पास है। 22 years old मेल प्रेजेंटेड, दोनों में स्ट्रॉबेरी टंग होती है, बस 2-4 डिफरेंसेस हैं इसमें। अच्छा, 111 MCQ, पेशेंट है विद पेन, swelling and ankles, knees, wrist for 5 days, complaint of crampy abdominal pain, tenderness in affective joints, purpuric rash on buttocks। अब देखो ये एडल्ट ऑनसेट इनॉक्स कोलिन पर्पर है। हमारे पास जब हम लॉन्ग शॉर्ट केस कर रहे थे तो एमएच में एक केस पेशेंट था, उसका पैल्पेबल पर्परा था बटक्स पे, तो एडल्ट ऑनसेट इनॉक्स कोलिन पर्परा था वो एग्जाम में जा भी रहा था केस। 112 MCQ हमारे पास है। 45 years old female with a history of rheumatoid arthritis, presented with sudden onset of swelling, decrease in range of motion at the right knee joint. She also complains of fever, malaise. Examination पे उसका hot tender right knee with normal examination of the other joints of hand of the body। अब आपने याद रखना, जब भी आपके पास joint abnormality आएगी, हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम क्या करना है, joint aspiration और gram staining। 113 MCQ, which of the following is the most common cause of non-gonococcal septic arthritis। अच्छा, अब ये सेप्टिक आर्थराइटिस के भी एमसीक्यूज आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है इसमें? सिकल सेल में सबसे कॉमन कॉज, इसमें तो स्टेफ ऑरियस होगी नॉन गोनोकोकल में। अच्छा, सिकल सेल में कौन सी होती है? सल्मोनेला। सैल्मोनेला। वेरी गुड। 114 MCQ है। 32 years old male presented with complaints of pain and swelling in the left knee joint for 2 days. He told you he has similar problem in his right ankle 4 days back, which is normal now. Examination पे tender knee joint and hemorrhagic pustules on the extensor surfaces of the fingers. What is the most likely diagnosis? ये आपके पास टिपिकल गोनोकोकल आर्थराइटिस की हिस्ट्री है। मैंने आपको बताया था कि जो टोक्स में पेशेंट आ रहा था, एक पेशेंट तो नहीं था, सॉरी, पिक्चर आती थी हमसे पहले वाली डाइट में आई थी, उसमें जो है ना स्वीट सिंड्रोम आया था, टाइलोसिस था उसको, एसोफेजियल कार्सिनोमा के साथ। सब लोग उसको क्रेटोडर्मा ब्लिनेरोजिका बता के आए थे, बहुत 1-2 लोगों ने पिक किया था। तो गोनोकोकल आर्थराइटिस के साथ आपको मिलता है क्रेटोडर्मा ब्लिनेरोजिका। पिक्चर देखोगे ना गूगल में तो तकरीबन सेम सेम ही लगती हैं पिक्चर्स। हाइपर केराटोसिस हुई भी होती है टाइलोसिस में, स्वीट सिंड्रोम में। 115 MCQ है। 27 years old female with acutely swollen left knee. In the last week, she has unwell with fever, myalgia. She noticed postular lesion. ये मैंने आपको बताया था, ये टिपिकल स्टेरियो दिया हुआ है गोनोकोकल। क्या निमोनिक था हमारा? हमने इन्फेक्शस में पढ़ा था ट्रीटमेंट का निमोनिक। आपके पास जो गोनोकोकल है ना, गोनोकोकल जो हमारे पास रीटर्स है, रीटर्स आपके पास ऑटो इम्यून टाइप है, ठीक है। वो आपके पास जो आपके पास जो होता है ना आफ्टर लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बाद, ये आपके 4 वीक्स बाद ये इन्फेक्शन होता है, उसमें आपके पास गोनोकोकल भी एक कॉज होता है, ठीक है। लेकिन ये ऑटो इम्यूनोजेनिसिटी जनरेट होती है पेशेंट में, जिसकी वजह से ये रीटर्स होता है पेशेंट में, ठीक है। हमने निमोनिक पढ़ा था इसका, इसके ट्रीटमेंट का कौन बताएगा? ये था कि as she is clever, she will go there carefully. वेरी गुड। तो एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन था किसमें देनी थी? क्लेमिडिया में। क्लेमिडिया में, और सेफ्ट्राइजोन थी गोनोरिया में। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? सेफ्ट्राइजोन। एक्सीलेंट। अच्छा, 116 MCQ हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस? कॉज तो हमें पता है स्टेफ ओरियस है। 117 MCQ, which of the following is the most common location of tuberculous osteomyelitis? thoracic vertebrae। हमारे पास एक पेशेंट आया, उसके लंबर पे जो है ना रीजन में वीकनेस के साथ आया। जब मैं R1 थी, हमारे एक एपी थे, वो मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, मैं उनपे उनके डायग्नोसिस पे बहुत बिलीव करती थी। तो उन्होंने मतलब वो बताते नहीं थे, सिर्फ 1-2 लफ्ज बोल के ही चले जाते थे। तो मैं उसको मैं समझी गीबस फॉर्मेशन है या ये होगा, तो उन्होंने मुझे कहा ये ट्यूबरकुलस हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो है ना वो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो थी ना, वो यही उन्होंने मतलब होता है कि इसमें आपके पास ट्यूबरकुलस में थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है। उसका मुझे रीजन नहीं याद पड़ता कि रीजन क्या था, सर्वाइकल रीजन पे था, क्योंकि मेरा बहुत अर्ली टाइम था ट्रेनिंग का। तो थोरेसिक और लंबर रीजन हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जो कि ट्यूबरकुलस के साथ हो सकता है, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट ही डिसाइड करता है वेदर ये हो भी सकता है या नहीं ट्यूबरकुलस या नहीं। तो सबसे कॉमनली थोरेसिक है। एनोरिज्म में हमने पढ़ा था, थोरेसिक एनोरिज्म में कौन कॉज था, क्या कॉज थी? हाँ जी, हमने एनोरिज्म की फॉर्मेशन में हमने सारे पढ़े थे। आगे कॉज सिफिलिस भी पढ़ा था, तो वो उसको देख लीजिएगा, वो मुझे एमसीक्यू से मिक्स हुआ करता था।
118 MCQ हमारे पास है 15 years old boy presented with pain redness in the right lower leg. He is diagnosed case of sickle cell disease जो अभी हमने डिस्कस किया है. इसमें आपके पास साल्मोनेला होगा ऑस्टियोमाइलिटिस की कॉज. ऑस्टियोमाइलिटिस में हमने डायग्नोसिस कैसे करना था? किस चीज पे? MRI पे. MRI MRI कराते थे. ठीक है. हाँ जी. 1992 है 35 years old male who recently started to train for a marathon presents with left hip pain. This is over the lateral side of the hip and radiates down the thigh. After pain is worse at night time when he lies on the left side. ये आपके पास टिपिकल हिस्ट्री होती है. पेन इज रिप्रोड्यूस बाय एडक्शन. जब एडक्शन पे पेन हो और उसी साइड पे लाई करने पे जो कैंटेरिक बर्साइटिस की हिस्ट्री होती है टिपिकल, जिसका पेन वर्सन होता है उसी साइड पे, जिस साइड पे आप अगर उसी साइड पे लेट जाओ. 120 MCQ हमारे पास है. A 79 years old woman falls over an outstretched hand and sustains a Colles fracture. She has no other medical history and takes occasionally paracetamol for head off and on. What is the most appropriate to treat? अब देखो 74 years से ऊपर पेशेंट अगर आ जाए, इसमें आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं होती कि आप डेक्सा स्कैन कराओगे. 74 से नीचे आपने डेक्सा स्कैन कराना होता है अगर ऑस्टियोपोरोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो. 70 यहाँ पे 79 एज है, तो ये आपने डायरेक्ट आपने क्या स्टार्ट करा देना है? बिस्फॉस्फोनेट स्टार्ट करा देना है. बिस्फॉस्फोनेट्स पेमिडोनेट कौन सी मेम्ब्रेन कौन सी नेफ्रोपैथी करता था? membranous मेम्ब्रेनस फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस. मुझे खुद सही से इसे देख लेना. ये एमसीक्यू हमने किया था नेफ्रो में. मेम्ब्रेनस कौन सा करता था? हम पेनिसिलिन FNGS करता है. पेनिसिलिन मेम्ब्रेनस करती थी और फोकल सेगमेंटल करता था. फोकल सेगमेंटल. 121 MCQ हमारे पास है. 55 years old female presented with complaints of low back pain for 3 months. Patient has family history of low impact. Patient has a family history of low impact hip fracture. Calcium phosphate normal आ गए. हमने कहा था ऑस्टियोपोरोसिस में डेक्सा स्कैन पे टी स्कोर इसका 2.8 -2.8 आ गया. हमने कहा था कि आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस में एक टेबल भी शेयर किया गया था पहले आपके ग्रुप पे, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल होते हैं. यहाँ पे आपके पास टी स्कोर आ गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी स्कोर एंड जी स्कोर? टी स्कोर और जी स्कोर का क्या डिफरेंस होता है? टी स्कोर में तो आपके पास ये -2.5 से नीचे हो जाए तो कंफर्म ऑस्टियोपोरोसिस है. -1.5 से नीचे हो जाए तो ऑस्टियोपेनिया है. और स्टेरॉइड्स में पेशेंट है तो 1.5 से नीचे भी आप सिग्निफिकेंट कंसीडर करोगे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए. अच्छा, जी स्कोर और टी स्कोर का ये डिफरेंस होता है. आप इसका जो टी स्कोर होता है उसमें एक आप यंग से कंपैरिजन करते हो. जी स्कोर में आप उसमें सेम एज की कौन से आप कंपैरिजन कर रहे हो. तो इनमें से कोई डिफरेंस था? एक को आप सेम एज ग्रुप से कंपैरिजन करते हो, जिस एज का पेशेंट है उसी एज, और एक को आप यंग एज से कंपैरिजन करते हो. 122 MCQ हमारे पास है. Which of the following bisphosphonate does not reduce the risk of non-vertebral fractures? इसका ना बिस्फॉस्फोनेट का अच्छा टॉपिक जो है ना, जो डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई है. इबेंड्रोनेट हो गया, ये सारी टाइप्स. ये आपके पास एलेंड्रोनेट, ये आपके पास जो है ना अलमौरी भी ने अच्छी लिखी हुई है. ठीक है. जिसमें उसने आगे रिस्पेक्ट भी बताया हुआ है कि कौन सा वर्टिकल फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ाएगा, कौन कम करेगा, कौन वर्टिकल. तो आपके पास ये रट्टा ही है कि जो इबेंड्रोनेट है ना, ये आपके पास जो है वो नॉन वर्टिब्रल का नहीं करता रिड्यूस, वर्टिब्रल का करता है सिर्फ. बाकी एलेंड्रोनेट और रिस्ट्रोनेट है, ये दोनों का करता है, वर्टिब्रल का भी और नॉन वर्टिब्रल का भी. 123 MCQ है. 68 years old female with a history of osteoporosis was started on alendronate but has developed severe dyspepsia. ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू था. इस पे हमेशा एंड तक बहस होती रहती थी कि क्या करना है इसको. फिर हमने तो एंड पे लेलॉक्सिफिन. पास्ट मेडिसिन में कुछ और आंसर होता था, पास्ट टेस्ट में कुछ और होता था. अब आपके पास क्या कहते हैं कि एलेंड्रोनेट से डिस्पेप्सिया आ रहा है तो आपने किस पे डालना है. कुछ लोग कहते हैं कि आप ट्राई करते हो जो है ना डिफरेंट जो है वो बिस्फॉस्फोनेट जो कि लेस गैस्ट्रो इरिटेंट होती है. ये लोग कहते हैं आप डायरेक्ट जो है लॉक्सिफिन पे डाल दो. हमने भी इसको लॉक्सिफिन ही किया था इन पे फायदा. ये पास मेडिसिन में जब आप करोगे, पास मेडिसिन में इसका आंसर ना कुछ और आएगा. ये एंड तक इस पे जो है ना क्यूरी चलती रही थी बस. 124 MCQ. 63 years old patient is started on naloxone 60 milligram once daily for osteoporosis.
द पेशेंट शुड बी वार्न अबाउट द रिस्क ऑफ, मतलब आपने उसे बताना है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इसका बढ़ सकता है। अच्छा, रिलॉक्सीफिन में टेमोक्सिफिन जो आगे आएंगे, इसका भी बहुत अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है मगरिबी ने, रिलॉक्सीफिन और टेमोक्सिफिन। ठीक है, उसमें फिर एक एमसीक्यू हमें जो एग्जाम में आया था एमआरसीपी 1 या 2 में आया था, उसमें उन्होंने ना वीनस और आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी पूछा था। इनके साथ वीनस होते हैं, आर्टीरियल नहीं होते, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया हुआ था। ठीक है, और एक में आपके पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वीनस वाली होती है और एक में नहीं होती, और एक में आपके पास यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ता है, एक में नहीं बढ़ता। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ये अलमगरिबी ने अच्छा लिखा हुआ है। 125 एमसीक्यू हमारे पास है। 69 years old male presented with of back pain in the lower back and the hip region for 2 years, not getting better with traditional painkillers. Examination पे board legs after hearing device. A labs was done which shows normal calcium phosphate, vitamin D, high alkaline phosphatase. ये आपके पास Paget's disease होती है जिसमें board legs होती हैं और आपके पास hearing devices। ये ऐसे इस किस्म के केसेस पेसेस में आते हैं। तो उसमें हमने इसका पढ़ा था कि हेड का साइज पूछना है पेशेंट से, वो बढ़ जाता होता है और उसका जो है वो हेड का साइज बढ़ जाता है ना बेसिकली, और हियरिंग एड उसके कान में डली हुई होगी। बिस्फोस्फोनेट्स में जब एक बार हो जाए उसके साथ आपने एहतियात से देते, यहाँ पे तो हर हाल में ओमेप्राजोल तो हम तो देते ही देते हैं। आधे घंटे के लिए पेशेंट को कहते हैं कि लेटना भी नहीं है उसने, और सारी प्रिकॉशंस बता के ही देते हैं। लेकिन जब एक बार हो जाए ना तो फिर उसमें पास मेडिसिन कहती है कि आप जो लीस्ट गैस्ट्रोटॉक्सिक है उस पर डालो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि लॉक्सिफिन पे डाल दो आप। 126 एमसीक्यू है। मैडम आईवी ये इसलिए भी कहते हैं कि हमारे पास जोलिडारिक एसिड आती है और ये वाली चीजें आती हैं, तो आईवी लगवाना और आईवी के आगे अपने फिक्स और सारा कुछ, तो आईवी पे नहीं डालते हैं। एक हमें एमसीक्यू आया था पेजेट्स डिजीज का, एमआरसीपी 2 में आया था कि उसमें उन्होंने सारे ही बिस्फोस्फोनेट, इसका ट्रीटमेंट पेजेट्स डिजीज का बिस्फोस्फोनेट होता है ना, तो एक हमें एमसीक्यू आया था उसमें आईवी जोलिडारिक एसिड, ओरल रिस्ट्रोनेट। तो हमें जो है ना उन्होंने ओरल एलेंड्रोनेट और इस तरह के ऑप्शन दिए थे, तो उसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से रट्टा लगाया था कि इसमें आईवी जोलिडारिक एसिड का रोल होता है। तो ये हमें एक एमसीक्यू आया था पेजेट्स डिजीज का एमआरसीपी 2 में। पास मेडिसिन रिस्ड्रोनेट कहती है। अब ये एक क्यूरी ही चलती रही थी एंड काइंडली तक जो इस आपको ओरल एमसीक्यू एसिड आया की। था वो रिपीट कर दें। क्या चीज? हम जो आप बता रही हैं आपको एमसीक्यू आया था वो काइंडली रिपीट कर दें। हमें आया था कि ना पेशेंट है, पेजेट्स डिजीज की सिनेरियो बनाया हुआ था, उसमें डायग्नोसिस बनाना था कि पेजेट ही है। अब उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए हुए थे और सारे के सारे बिस्फोस्फोनेट्स डाले हुए थे। तो पेजेट्स में दो ही चीजें होती हैं, आईवी जोलिडारिक एसिड या ओरल रिस्ट्रोनेट। या आपके पास आगे एक एमसीक्यू पे आएगा 127। अच्छा, 126 एमसीक्यू हमारे पास है। 74 years old male with a history of deafness, lower back pain, bowing of the legs, has high alkaline phosphatase, normal calcium phosphate। इसमें अब आपने क्या कराना होगा? इन्वेस्टिगेशन स्केलेटल सर्वे बाय एक्सरेज। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रोलिटिक बोन लीजेंस मिल सकते हैं, कॉर्टिकल थिकनिंग, ट्रापेकुलर थिकनिंग, ऑस्टियोसेक्लेरोसिस, बोन एक्सपेंशन, बोन डिफॉर्मिटी। 127 एमसीक्यू जो हमें आया था एमआरसीपी 1 या 2 में आया था, तो ये हमारे पास पेजेट्स डिजीज का पेशेंट था, लो बैक पेन, हिप पेन, पेन ऑफ द स्कल्स। अब आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें आपके पास दो ही चीजें हैं, जोलेंडारिक एसिड आईवी या ओरल रिस्ट्रोनेट। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरल रिस्ट्रोनेट में जोलेंडारिक एसिड में दोनों चीजें अगर आ जाए तो इसमें, मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ, हमारे भी एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो गई थी कि अब दोनों दिए हुए हैं इसमें, तो फिर जोलेंडारिक एसिड प्रेफरेबल है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना क्योंकि इसकी जो है ना 5 years के लिए, सिंगल इंपिरियन 5 years के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। अच्छा, 128 एमसीक्यू हमारे पास है। 25 years old male with a low back pain with heavy lifting 3 days back. Uh, pain is worsened with bending forward and non-radiating. Which of the following is the best step? अब इसमें जो है ना पेशेंट मैकेनिकल लो बैक पेन है, इनिशियली आपने पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी करानी होती है, जो हमने मैकेनिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पहला यही किया था कि आपने क्या कराना है, फिजियोथेरेपी वगैरह। 129 एमसीक्यू हमारे पास है, आज का लास्ट एमसीक्यू है मेरा ख्याल है, ये लास्ट ही है। A 32 years old male presented with pain, swelling, color changes in his right hand and right arm on and off for 2 months. He has a history of injury to his right hand while playing basketball 6 months back.
There is no finding on physical examination except slight restrictions at right shoulder joint. What is the probable diagnosis? अच्छा, अब ये जो sympathetic dystrophy है, ये होती क्या है? पेशेंट को एक जगह पे चोट लगी, ठीक है, अब उसकी जो चोट है वो ठीक होना शुरू हो गई है, लेकिन वहां पे जो हमारे पास सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जा रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम की डिस्ट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो पेन है ना, पेशेंट का पेन नहीं सेटल्ड होता, वहां पे कलर चेंजेस, पेन और स्वेलिंग रह जाती है सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी की वजह से। ठीक है, अब जैसे इसको ट्रॉमा हुआ 6 months बैक, अभी कोई फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसको पेन रह रहा है और वहां पे स्वेलिंग इस तरह है, तो ये सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, इसके लिए ब्रॉड टर्म ये यूज होती है। ठीक है, ये आपके आफ्टर इंजरी फॉलो करती है और प्रोलॉन्ग पेन और इन्फ्लेमेशन रह जाती है। इसको हम बोलते हैं CPRS। ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकते हैं, एक्यूट शॉर्ट टर्म का होता है और क्रॉनिक जो है हमारे पास लॉन्ग टर्म चलता है। और इसको हम ना दूसरा भी एक नाम देते हैं, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी या कैजुअल्जिया। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी, इसका ना मुझे गूगल पे एक पिक्चर मिली थी जब मैं तैयारी कर रही थी, बड़ी अच्छी सी, उसमें ना उन्होंने सिंपैथेटिक पाथवे की डिस्ट्रोफी होते हुए दिखाई हुई थी, तो जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी पेन होता है ये पेशेंट को। ठीक है, और इसमें जो है ना पेशेंट को वैसे बताना होता है कि इम्प्रूव होती जाएगी कंडीशन ओवर टाइम, और आपके पास इसमें आपके पास जो है ना कोई इसमें ऐसा सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं होते। अर्ली फेज में बोन स्कैन सेंसिटिव शोइंग डिफ्यूज इंक्रीज अपटेक इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, और इसका एक वेरिएंट होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक वेरिएंट नोन एज सुडेक एट्रोफी। माइल्ड केसेस में आप एनसेड से, तो स्वेयर केसेस में आपको स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। फिजिकल थेरेपी कराते हो फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये होता है सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी। इसको पास्ट मेडिसिन पास्ट टेस्ट में इसके एमसीक्यूज बहुत सारे हुए होते हैं इसमें, लेकिन ना मधिया आपके पास कलर चेंजेस, स्वेलिंग भी होती है पेशेंट की उस जगह पे, सिर्फ पेन नहीं, मतलब वहां पे रेडनेस होती है पेशेंट को। फिजिकल एग्जामिनेशन तो बाकी कोई ऐसा कोई जॉइंट डिफॉर्मिटीज ऐसा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, हमारी रिमेटोलॉजी खत्म हो गई है, अब हमारे पास रह गई है, बच गई है बाकी हिमाटोलॉजी। इंशाल्लाह कल 3 दिन में हम ना नेक्स्ट 2 days में अपनी हिमाटोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा सेशन इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ठीक है, चलें। आज मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ मैडम एक क्वेश्चन पूछना था मैम, हमारे एक मतलब लास्ट से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, मे बी कि मेरी डायग्नोसिस गलत हो, लेकिन उसमें जो रीटर्स सिंड्रोम और रिएक्टिव अर्थराइटिस, हमारे पास दोनों ऑप्शंस थे, जो ऑप्शंस में थे ज्यादा तो हमें यही लग रहा था कि मतलब रीटर्स या रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिस तरह हम समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं, वाकई ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, ये जो है रीटर्स ना सिंड्रोम और रिएक्टिव अर्थराइटिस? ये इस पे भी बहस होती थी, अब इसके लिए ना रीटर्स, इनमें से उन्होंने यही कहा हुआ था कि अब रीटर्स टर्मिनोलॉजी यूज होती है रिएक्टिव आर्थराइटिस की, तो इसीलिए ये जब हम भी कर रहे थे ना एमसीक्यूज, तो सारे यही कहते थे कि रीटर्स और रिएक्टिव के एमसीक्यू आया था कभी, तो हमने रीटर्स इसको फाइनल किया था। इसके ना एक्सप्लेनेशन किसी एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ भी है इसने, सैफ्रॉन ने, आप लोग जब पढ़ोगे ना एक्सप्लेनेशन डिटेल में, तो उसमें लिखा हुआ है रीटर्स और रिएक्टिव का ये difference। MRCP के एक्सप्लेनेशन के नीचे उसमें लिखा था कि पहले इसको रीटर सिंड्रोम बोलते थे, हाँ, क्योंकि इसको ये एक उन्होंने लिखा ओल्ड था कि नाजी टर्मिनोलॉजी पार्टी नहीं, जर्मनी का, हाँ उसका जी, एक मेंबर था जी। हाँ हाँ, हाँ, वो नाजी अब पार्टी इसकी का मेंबर सिर्फ था, एक ही आजकल वो टर्म इसलिए टर्मिनोलॉजी एक्सक्लूड किया ऐसा ही था गया है, तो उसमें हम्म ये दिया हुआ था एक्सप्लेनेशन में, अब इसके लिए सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि दोनों दिए हुए हैं, तो फिर अब रिएक्टिव आर्थराइटिस, डॉक्टर इकबाल यही सही कह रहे हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस टर्मिनोलॉजी यूज होगी, एक जो थी वो ओल्ड ओके, टर्मिनोलॉजी। जैसा ठीक है, कि सही। हमारे पास उसमें आता था जो पार्किंसंस प्लस की है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, और वो वाली, वो भी एक एमसीक्यू मिक्स होता था ना, तो उसमें भी अब उन्होंने ये बोला हुआ था ओल्ड टर्मिनोलॉजी है वो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल हम ये हिमाटोलॉजी टर्म स्टार्ट करते रीटर हैं। एक्सक्लूड हुआ, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल है। बिल्कुल। ये कहते हैं कि सीपीएस भी इतनी अपडेटेड नहीं है, अच्छा, सीपीएस एक्सक्लूड, लेकिन बहुत कम रखे, हमें अपडेटेड है। रिवीजन करने में मसला हो। क्या चीज? मैं थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड कम रखें, क्योंकि हेमेटोलॉजी में ये थोड़ा सा रेमेटोलॉजी की जो रिवीजन है वो काफी मुश्किल तो है, इसलिए अगर थोड़ा आप अगर लोग स्लो कहते रखें, हो तो 4-5 दिन हेमेटोलॉजी दे दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हिमाटोलॉजी हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ दिनों का गैप लेना चाह रहे हो, तो मैं नेक्स्ट बैच के साथ हिमाटोलॉजी की एक ही क्लास रखूंगी, नेक्स्ट वीक में तो मैंने कार्डियो स्टार्ट कर लिया, तो फिर हम इससे नेक्स्ट वीक में हिमाटोलॉजी कर लेंगे, आप अपना पिछला कवर कर लो अगर ऐसे चाहते हो तो।
बता दो। बाकी उस समय मशवरा करते हैं, फिर देखते हैं कोई। ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर हमें जब हीमाटोलॉजी उनको कराऊंगी ना तब भी आपको करा दूंगी। लाइक मैं उनकी जो है नेक्स्ट वीक में तो कार्डियो है, उससे नेक्स्ट वीक में मैं हीमाटोलॉजी रख लूंगी फिर। नहीं ठीक है, ऐसे कर लेंगे नहीं, फिर फिर मैं आप फिर ऐसे। उनकी भी पहला वो हेमेटोलॉजी रखते हैं, क्योंकि हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी ना। ये दिल में कसर हीमाटोलॉजी नहीं इसलिए रहेगा कि ये पहले कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ पहले तो रखी, तो कार्डियोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है, मतलब कार्डियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए मेरा ख्याल है। कार्डियोलॉजी एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है ना, इसलिए तो हम फिर ऐसे कर लेंगे ना, नेक्स्ट वीक में नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। में वो या एक मैम वीक ये भी हो जब तक सकता है हम लोग कि अपने इकट्ठे बकाया रिवीजन कर लेते हैं। जब तक हम अपना बकाया कवर कर लेंगे ये। हाँ हाँ ऐसे ये कर लो भी आप ठीक। लोग, जैसे नेक्स्ट हाँ वीक 6 नवंबर से शुरू हो रहा है ना, 6 नवंबर से 6 नवंबर से 13 नवंबर तक होगा। हाँ 14 नवंबर को हम कर लेंगे हीमाटोलॉजी, फिर 40 आपके पास 13 डेज की ब्रेक है अब अपनी, करो अपना पिछला कवर, फिर यही होगा। सही है मैडम। हाँ फिर वो 14 से फिर हेमेटोलॉजी करेंगे, ये भी सही है। हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक जी है। जी फिर तीन मैडम दिन की जी ब्रेक ले मैडम। लेते हैं। चलो फिर ऐसे जी करते हैं, फिर उसके बाद हीमाटोलॉजी का हो जाएगा वो हम दोस्तों ही कर लेंगे। और फिर हम उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आप विजडम जैसे कंप्लीट करोगे फिर मुझे बताओगे, वो फिर हम एक ही सेशन में ना तो कंप्लीट कर लेंगे सारी। सही मैम है। ठीक है, विजडम किस टाइम अभी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कर दो हेमेटोलॉजी। विजडम तो जो मेरे साथ लास्ट बैच था उन लोगों ने तो ऐसे किया था। लास्ट वो ऐसे करते थे, डॉक्टर काशिफ तो ये बात जानते हैं और भी डॉक्टर इशराफ भी जानते हैं कि हम 8 to 10 जो है ना वो फिर वो लोग किया करते थे विजडम के। 100 MCQs टारगेटेड थे उनके, 18 दिन में उन्होंने विजडम कंप्लीट की थी। और उन्होंने विजडम को रिवाइज किया था 3-4 दफा। तो विजडम जो है ना इसकी रिकॉल्स पुअर है, तो वो याद वो करने में पिक्चर बहुत में टाइम लगता है। पिक्चर क्या कह रहे पिक्चर हो? शेयर किए थे वो लोग पेज, ऐसे करते थे, जैसे मैंने भी जब अपनी तैयारी की थी पिक्चर ना तो शेयर मैं किए थे बुक हाँ से जी, या किस तरह? एक बुक से पिक्चर, जैसे पहला पेज की पिक्चर शेयर की और फिर सबने आंसर 1 MCQ का ये आंसर है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है, ऐसे आंसर्स करना शुरू किए सबने। ठीक है, तो पहले 10 सबके हो गए, जो क्वेश्चन उनको लगा उसको उन्होंने मार्क करके अलग लिख लिया कि हमारा ये क्वेश्चन क्यूरी में आ गया। नेक्स्ट पेज भेजी पिक्चर, उसको 5-10 मिनट में डिस्कस किया। इस तरह करके एक दिन में 100 MCQs वो डेली डिस्कस करते थे, तो 1800 MCQs थे, 18 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे आप क्योंकि बंदे को ना सेचुरेशन हो जाती है एक ही चैप्टर रिवाइज करते करते, तो रात के 2 घंटे आप, फिर हम यही कहते थे कि विजडम के रख लो। जब आप अपने चैप्टर से भी हट जाओगे एक ग्रुप में भी स्टडी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कि आप साथ साथ तो रिवाइज कर रहे हो जो चैप्टर आपने रखा हुआ है, तो आप विजडम स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट कर लो। रात के 2-3 घंटे, मेरे साथ तो क्लास है ही नहीं है बाकी, तो आप 2-3 घंटे इस तरह आपकी जो है ना 18 नवंबर तक आपकी विजडम कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा जो एक सेशन हो जाएगा वो विजडम पे हो जाएगा, और विजडम के बाद फिर हम एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें हम जो है ना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी जो है ना वो डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, तो विजडम आप लोग करना शुरू करो फिर अब। और जी विजडम मैडम। बार बार मैं आपको ये बताऊंगी कि सेफ्रॉन बहुत ज्यादा जरूरी है अभी इनकी। लास्ट बैच में भी सब लोग यही कहते थे कि जिसमें जिसकी कमिटमेंट की वजह से सेफ्रॉन मिस हो गई ना, मतलब जैसे आप एक तो मेरे साथ सिर्फ आपने एक दफा किया, ठीक है, फिर अब आप अपनी 2 दफा 3 दफा रिवीजन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको इतनी जल्दी रिटेन नहीं रहती। तो इसको आपको 2 से 3 दफा हर हाल में अच्छे से रिवाइज करना है। एक अब आप रिवाइज, अब ये आपने मेरे साथ कर लिया ना, एक हफ्ते में हमने एक चैप्टर किया, अब आपको मैक्सिमम 2 दिन में एक चैप्टर करना चाहिए, बस 2 दिन 3 दिन, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं देने चाहिए आपको। ठीक है, एक यूनिट को। तो आप 3-3 दिन अपने रखोगे तो जो टोटल 14 चैप्टर ही बनते हैं मैक्सिमम। तो आपकी तकरीबन तैयारी, और जो छोटे छोटे चैप्टर है फार्मा डर्मा वो एक एक दिन की मार है। तो टोटल नेक्स्ट मंथ में आपकी एक दफा रिवीजन, बहुत डीपली रिवीजन हो सकती है। ठीक है, दिसंबर के मिड तक आपकी डीप रिवीजन, फिर मैंने ऐसे करती थी मैं, हर रोज एक चैप्टर करती थी, तो 10 दिन में दोबारा तीसरी रिवीजन, फिर मैं करती थी एक दिन में 2 चैप्टर। तो फिर वो आपकी कैसे रिवीजन होगी, चौथी बार 5वीं बार रिवीजन इस तरह। और लास्ट डेज में जो है ना वो लास्ट 2-3 डेज में अपने नोट्स रिवाइज किए, और आपने जो है ना पेजेस पलट के देखे कि जो जो मैंने MCQ मार्क किया हुआ है, जो मुझे नहीं आ रहा उसको रिवाइज करूँ बस। तो तकरीबन 3-4 बार रिवीजन हर हाल में करनी है। हाँ जी, सैफरॉन का बता रही हूँ। विजडम का इरटा हमने नहीं बनाया हुआ था, लेकिन जो है ना वो डॉक्टर काशिफ अगर सुन रहे हैं या डॉक्टर इशराफ, तो डॉक्टर इरसा ने बनाया था लास्ट टाइम। उसका जो मैंने वो ठीक कराए थे, अगर आपके पास वो पड़ा हुआ है ग्रुप में तो प्लीज वो शेयर कीजिएगा इधर भी। ठीक है, बस रिवीजन आपने जो है ना वो बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब रिवीजन की टू सक्सेस है, सिर्फ रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
अब ये नहीं आपने इस चक्कर में नहीं कर रहना कि मैंने पास मेडिसिन भी करनी है, मैंने पास टेस्ट भी करनी है, मैंने सैफरॉन भी करनी है, मैंने संजय शर्मा भी करनी है, मैंने विजडम भी करनी है। बस अब आपके पास, अब आपने बेसिक्स अपनी बना ली है, अपने नोट्स बना लिए हैं। अब आपने जो बुक्स पकड़ ली हैं उनको रिवाइज करो, ताकि जो उसका डाटा है वो रिटेन करो। ठीक है, अब 2 महीने आपने जो है ना पहले इसी तरह करनी है, 3 दिन में चैप्टर रिवाइज किया, फिर एक दिन में किया, फिर एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज किया। ठीक है, जी मैम। चले, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर हम 14 को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।